क्या ये श्वेत आत्मा दिव्य सांप और स्वर्गीय सितारा कृमि दांत से परिष्कृत एक सामान्य उजाड़ अस्थि अवशेष नहीं है? आदर्श ने चमकते हुए अस्थि अवशेष को अपने हाथ में लिया और उसकी जांच की। साथ ही ज्वाला से अपने संदेह दूर करने के लिए कहा। ज्वाला एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या बात है, तुम इसे ऐसे ही पहचान सकते हो? हालांकि ज्वाला जानती थी कि आदर्श में उजाड़ स्वर्ग तकनीक में बहुत उच्च प्रतिभा है, लेकिन उसकी प्रतिभा हमेशा ऊर्जा निष्कर्षण में रही थी। उसने कभी उसकी ऊर्जा पहचानने की प्रतिभा नहीं देखी थी। ऊर्जा की पहचान करना आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए अत्यधिक अनुभव की आवश्यकता थी। कई उत्कृष्ट उजाड़ स्वर्ग गुरु, जिन्होंने दशकों से लेकर एक सदी तक अध्ययन किया था, शायद हर अवशेष में प्रयुक्त सामग्री की पूरी तरह से पहचान न कर पाएं। इसके विपरीत आदर्श ने उजाड़ स्वर्ग तकनीक का अध्ययन कितने समय तक किया था और उसने दिव्य वन में एक लंबा समय बिताया था, तो वो अपनी उजाड़ स्वर्ग तकनीक का अभ्यास कैसे कर सकता था? ज्वाला के हाथों में जो उजाड़ अस्थि अवशेष था, वो विभिन्न सामग्रियों के मिश्रण से बना था। फिर भी आदर्श उन्हें सही ढंग से पहचानने में कामयाब रहा था। आदर्श द्वारा असली कच्चे माल की पहचान करने के बाद ज्वाला अब और झूठ नहीं कह सकी। ये देखकर कि आदर्श अभी भी संदेह और झिझक में था, ज्वाला शर्मिंदगी से गुस्से में आ गई। तुम इतने बेतुके सवाल क्यों कर रहे हो? तुम इसे खाना चाहोगे या नहीं? आदर्श अवाक रह गया। ये एक गंभीर मामला था। उसने विहंग की चुनौती स्वीकार कर ली थी, और अगर कुछ गलत हुआ तो परिणाम दुखद होगा। लेकिन उसके हाथ में पड़ा एक साधारण सा उजाड़ अस्थि अवशेष उसकी सहनशक्ति वापस ला सकता है। भूत भी इस पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन इस समय आदर्श इसे केवल अंतिम उपाय के रूप में ही आजमा सकता था। वो बस यही प्रार्थना कर सकता था कि ज्वाला उसके साथ कोई मजाक न करे। अगर वो इस समय ऐसा मजाक करेगी तो वो बहुत दुष्ट होगी। आदर्श ने अपने हाथ में रखे अवशेष को निगल लिया। ये देखकर कि अवशेष निगलने के बाद भी आदर्श के चेहरे पर मजाक करना बंद करो का भाव था, ज्वाला के पास खुद को सही ठहराने का कोई रास्ता नहीं था। स्थिति बहुत अचानक हुई थी, इसलिए उसे इसे छिपाने का कोई अच्छा तरीका नहीं सूझा। लेकिन आगे सोचने पर लगा कि इसे छिपाना नामुमकिन है। इस तरह ज्वाला के चेहरे पर गंभीरता छा गई और उसने धमकी भरे लहजे में कहा, बच्चे, ये महिला तुम्हें चेतावनी दे रही है। आगे जो भी हो तुम्हें किसी को नहीं बताना है। अगर कोई तुमसे पूछे कि तुमने अपनी ताकत कैसे वापस पाई, तो बस इतना कह देना कि इस महिला ने तुम्हें एक खास दवा दी है। ज्वाला एक विशेष पृष्ठभूमि से थे। उम्मीद थी कि अगर इस तरह समझाया जाए तो किसी को कोई संदेह नहीं होगा। उस समय उसके परिवार के कुल ने वैभव दिव्य साम्राज्य के पास एक व्यक्ति को रखा था और फिर उसे वैभव दिव्य नगर भेज दिया था। वो नहीं जानती थी कि उस व्यक्ति की वैभव दिव्य साम्राज्य में क्या हैसियत है। ज्वाला के लिए वो कोई निम्न श्रेणी का व्यक्ति था, वरना उसने उसे यहाँ क्यों रखा होता? हालांकि ऐसा लगता था कि उस व्यक्ति की इस क्षेत्र में कुछ हैसियत थी। वो न केवल ज्वाला को वैभव दिव्य नगर भेजने में सक्षम था, बल्कि उसने नौकरानी शीतल को भी नगर में प्रवेश दिलाया। वैभव दिव्य नगर में एक नौकर को लाना एक ऐसा व्यवहार था जो कई युवा स्वामी को नहीं मिला था। ऐसी परिस्थितियों में वैभव दिव्य नगर में ज्वाला का दर्जा हमेशा रहस्यमय रहा था। लोगों ने अनुमान लगाया कि उसकी पृष्ठभूमि असाधारण थी, लेकिन यह अजीब था, क्योंकि अगर वो एक प्रमुख जन्मस्थान से आई थी तो उसे प्रशिक्षण के लिए वैभव दिव्य नगर क्यों आना पड़ा और अपने गुट में प्रशिक्षण के लिए क्यों नहीं रहना पड़ा? ये कुछ ऐसा था जिसे बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे थे। ज्वाला की बातें सुनकर आदर्श थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसने अस्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि ज्वाला के पास शायद एक चौंकाने वाला रहस्य है जिसे वो नहीं चाहती कि दूसरे जाने, और स्पष्ट रूप से उसकी चोटों को ठीक करने की क्षमता का उस अवशेष से कोई लेना देना नहीं था। किसी को नहीं बताना, ठीक है? अगर नहीं तो तुम। ज्वाला ने अपने भाषण के भाग पर जोर दिया। उसी समय उसने अपनी छोटी गुलाबी मुट्ठियां आदर्श के चेहरे के सामने हिलाई। उसने एक भयंकर नजर का इस्तेमाल किया, जो उसे लगा कि परिणाम कितना भयानक होगा यदि आदर्श ने रहस्य उजागर किया। ये मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि ये महिला कमजोर और खूबसूरत दिखती है कि उसकी ताकत में कमी है। हे, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम सचमुच ना समझ हो, ज्वाला ने काफी आत्मविश्वास से कहा। जो लोग आमतौर पर इस तरह के शब्द कहते थे वे यश की तरह ही कमजोर होते थे। जब ज्वाला ने वे शब्द कहे तो किसी अज्ञात कारण से आदर्श को लगा कि ये लड़की सचमुच डरने वाली है। ठीक है, समय नहीं है। अपनी आंखें बंद करो, तुम्हें झांकना नहीं है। अगर तुम एक बार भी झांकते हो तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा, ज्वाला ने भयंकर तरीके से कहा। इसलिए आदर्श के पास अपनी आंखें बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके बाद आदर्श को लगा कि उसका शरीर अचानक एक हल्की परत से ढक गया है। रोशनी की इस रहस्यमयी झिल्ली ने आदर्श की समझ को पूरी तरह से काट दिया। ओह! आदर्श को अजीब लगा जब उसने अचानक एक ठंडी ऊर्जा को अपने चारों ओर लिपटा हुआ महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो सबसे शुद्ध पानी में डूबा हुआ था। उसका शरीर शून्य में लटका हुआ था। पानी उसके चारों ओर लहर दर लहर बह रहा था और उसके शरीर को साफ कर रहा था।
यह एक युवा लड़की के प्यारे स्पर्श जैसा था। ये बेहद आरामदायक था। ये क्या है? आदर्श चौंक गया। वो सचमुच अपनी आंखें खोलकर देखना चाहता था कि ज्वाला क्या कर रही थी। हालांकि ज्वाला के शब्दों को याद करके आदर्श ने उस विचार को रोक दिया। बिना किसी संदेह के ज्वाला उसकी मदद करके अपना रहस्य उजागर करने का जोखिम उठा रही थी। ऐसे में आदर्श ने झांकने की पहल नहीं की। साफ पानी का प्रवाह जिसमें अद्भुत मात्रा में ऊर्जा थी, वो एक शुद्ध पानी के फव्वारे जैसा लग रहा था। वो धीरे धीरे आदर्श के रोम छिद्रों और उसकी मध्याह्न रेखाओं में बह गया। इसने उसकी डांटियन अंगों और यहां तक कि उसकी अस्थि मज्जा को भी पोषण दिया। एक सूक्ष्म तरीके से आदर्श ने अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे ठीक होते हुए महसूस किया। उसने ये भी महसूस किया कि उसके दाहिने हाथ में कटे हुए मध्याह्न रेखाएं, जो शुद्ध यांग तलवार महल की तलवार के इरादे का उपयोग करने से बनी थीं, धीरे धीरे ठीक हो रही थीं। क्या ये भी संभव था? आदर्श सचमुच आश्चर्य में पड़ गया। जैसे जैसे उसका शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा था और जैसे जैसे उसे साफ पानी का प्रवाह महसूस हो रहा था, आदर्श ने जीवन में एक ऐसी खुशी महसूस की जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने पहले कभी सोचा भी नहीं था। ये एक पुरुष और महिला की तरह था जिन्होंने कभी वर्जित फल का स्वाद नहीं लिया था। वे कभी प्यार की खुशी को नहीं जान पाएंगे। फिलहाल आदर्श ने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया में ऐसी अद्भुत खुशी भी होती है। आदर्श को एक मछली की तरह महसूस हुआ जो लंबे समय से समुद्र से अलग थी और अब वो आखिरकार पानी में लौट आई थी। उसने आराम से अपने अंगों को फैलाया। उसने अपने शरीर को आराम दिया क्योंकि उसकी मांसपेशियों और त्वचा के हर इंच को पूरी तरह से आराम मिला। उसके शरीर में बहने वाला शुद्ध पानी लगातार उसके शरीर के भीतर ऊर्जा जमा कर रहा था। आदर्श को लगा कि उसका शरीर बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तनों से गुजर रहा है। यहां तक कि अगर वो इसे ध्यान से देखता तो भी वो उन परिवर्तनों का पता नहीं लगा पाता। फिर भी अनजाने में ऐसा लग रहा था कि ये सचमुच मौजूद है। इस समय आदर्श को नरम, ठंडी और चिकनी बाहों की एक जोड़ी ने गले लगाया। जब उसे गले लगाया गया तो वो खुशी चरम पर पहुंच गई और उस क्षण में आदर्श को लगा कि उसके शरीर के भीतर की साफ ऊर्जा विकसित हो गई है। वो सचमुच उसके मांस और खून के साथ मिल गई, अब अलग नहीं रही। ये एहसास बहुत ही खूबसूरत था। दुर्भाग्य से ये एक क्षणिक घटना थी जो एक सपने जैसी लग रही थी। इससे आदर्श को यह भी संदेह हुआ कि क्या ये सचमुच एक युवा लड़की की बाहें थीं जिसने उसे गले लगाया था। अपने शरीर की जांच करते हुए आदर्श को एहसास हुआ कि वो अपनी सबसे अच्छी हालत में वापस आ गया है। उसकी चोटें 90% से ज्यादा ठीक हो गई थीं। उसकी युआन क्यू और सहन शक्ति सहित वे लगभग अपने चरम पर वापस आ गए थे। अब आदर्श को यह भी लगा कि गोल्डन क्रू टोटेम का उपयोग करना या यहां तक कि पूरे शुद्ध यांग तलवार महल की तलवार के इरादे का उपयोग करना कोई समस्या नहीं थी। ये बहुत जादुई है। आदर्श को सचमुच अविश्वसनीय लगा। हो गया। इस समय ज्वाला की आवाज आदर्श के कान में गूंजी। क्या मैं अपनी आंखें खोल सकता हूं? आदर्श ने पूछा। तुम उन्हें बंद रख सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, ज्वाला ने कठोरता से उत्तर दिया। आदर्श ने अपनी आंखें खोली और वो अवाक रह गया। उसने ज्वाला को एक सुंदर पोशाक पहने हुए देखा। उसकी भौहें विलो जैसी थीं और उसका छोटा सा चेहरा लाल था। केवल उसके प्यारे होठों पर एक पीलापन था जो किसी को दया महसूस कराता था। लगता है उस रहस्यमयी तकनीक का इस्तेमाल करना उसके लिए काफी थकाने वाला था। आदर्श को अचानक दया और कृतज्ञता का एहसास हुआ। उसे अचानक लगा कि ये ज्वाला, जो आमतौर पर कोई अच्छा काम नहीं करती थी और जिसका मिजाज खराब था, काफी प्यारी लग रही थी। जैसे ही आदर्श धन्यवाद कहना चाहता था, ज्वाला ने अचानक कहा, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? ज्वाला की आंखें उसकी आंखों से बचती हुई लगीं। वो एक छोटे खरगोश की तरह थी जो हल्की सी हलचल पर 4-5 मीटर पीछे हट जाएगी। ऐसा लगा जैसे वो खुद और आदर्श के बीच एक रेखा खींचना चाहती थी। आदर्श के धन्यवाद के शब्द अचानक वापस ले लिए गए। अभी जैसे ही उसने 2 शब्द कहे, ज्वाला ने अचानक उसे रोक दिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारा टूर्नामेंट हार जाओगे। ज्वाला की बातें सुनकर आदर्श को पता चला कि वो इस सब का उल्लेख नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ और नहीं कहा। उसने धन्यवाद नहीं कहा और बस गंभीरता से सिर हिलाया। एक चमक के साथ वो छोटे से आंगन से बाहर निकल गया। आंगन से बाहर निकलते ही आदर्श ने अनजाने में देखा कि आंगन में दीवार के कोने पर छोटी छोटी टांगों वाली शीतल थी। अपनी 2 चोटी के साथ उसने कहीं से 2 ईंटें ढूंढ ली थीं ताकि वो उन पर कदम रख सके। वो दीवार के ऊपर लेटी हुई थी और आंगन में झांकने के लिए टिप टिप कर रही थी। नौकरानी को प्रतिक्रिया देने में धीमी लग रही थी। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि आदर्श इतनी अचानक बाहर आ रहा था। तभी जब आदर्श आंगन से बाहर निकला तो उसे एहसास हुआ कि आदर्श गायब हो गया था। अपनी धीमी प्रतिक्रिया के साथ उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया। इसका नतीजा ये हुआ कि वो आदर्श को घूरने लगी। माहौल अजीब हो गया। शीतल का छोटा सा चेहरा लाल था क्योंकि उसने आंगन में इशारा किया। झिझकते हुए कहा, मैं बस देख रही थी। शीतल के चेहरे को देखकर आदर्श को ये मनोरंजक लगा। तो देखते रहो।
ये कहते हुए आदर्श का शरीर फिर से चमक उठा और पूरी तरह से गायब हो गया। शीतल। इस समय एक ठंडी आवाज गूंजी। लगभग बीच में जब ज्वाला अपनी रहस्यमयी तकनीक का इस्तेमाल कर रही थी, शीतल दिखाई दी थी। ज्वाला अपनी रहस्यमयी तकनीक का इस्तेमाल करने पर ध्यान केंद्रित थी और उसे इसका एहसास नहीं हुआ। हालांकि बाद में उसे स्वाभाविक रूप से इसका पता चल गया। शीतल डर से कूद गई क्योंकि वो जल्दी से ईंटों से नीचे उतरी और आज्ञाकारी रूप से आंगन में चली गई। मिस, शीतल वास्तव में आपका पीछा कर रही थी। जब मैंने आंगन में रोशनी देखी तो मैंने एक झलक पाने के लिए अपनी गर्दन उठाई। शीतल ने अपनी गर्दन पीछे खींच ली, जैसे कि किसी बच्चे ने कुछ गलत किया हो। ज्वाला का चेहरा ठंडा हो गया। दरअसल ये ठीक था अगर शीतल ने इसे देखा भी था। आदर्श का इलाज करना वैभव दिव्य नगर के नगर स्वामी के सामने लड़ने से अलग था। सिर्फ इसी से, भले ही उसने अपने कुछ रहस्य उजागर कर दिए हों, लोग केवल यही सोचेंगे कि उसके पास कोई भाग्यशाली घटना और आकर्षक साधना तकनीक थी, और ये नहीं मानेंगे कि वो इंसान नहीं थी। और उसकी पृष्ठभूमि के साथ कोई भी इस वजह से उसे नहीं छुएगा। हालांकि अगर लोग उसकी जाति को पहचान सकते हैं तो ये समस्याग्रस्त होगा। हालांकि वो अपने परिवार के कुल को सूचित कर सकती थी और सुरक्षा के लिए पूछ सकती थी, तब कोई भी उसके साथ कुछ नहीं करेगा। हालांकि इससे उसके परिवार के लिए बहुत सारी परेशानी आएगी। उस पल उसे निश्चित रूप से उसके पिता द्वारा दंडित किया जाएगा। सिर्फ उस पिता के बारे में सोचकर जो हमेशा उसकी इच्छाओं का पालन करता था और महत्वपूर्ण क्षण में अचानक एक कठोर पिता बन जाता था, ज्वाला को बेबस महसूस हुआ। वह जब ज्वाला का मन भटक रहा था, शीतल, जिसने मूल रूप से एक गलती की थी, ने चुपके से ज्वाला को देखा और धीरे से पूछा, मिस, आपने आखिर में बड़े भाई आदर्श को गले क्यों लगाया? शीतल की बातें सुनकर ज्वाला का छोटा चेहरा डूब गया। उसने शीतल को देखा और ठंडा होकर कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ। शीतल एक पल के लिए हैरान रह गई और भ्रम में अपना सिर हिलाया। उसने अभी भी एक तथ्य के रूप में कहा, ऐसा हुआ था। ज्वाला शांत रही। उसका सुंदर चेहरा लगभग पानी टपका रहा था। शीतल, जो प्रतिक्रिया देने में धीमी थी, को अभी भी इसका एहसास नहीं हुआ। उसने अपनी जिद के साथ अपना सवाल पूछना जारी रखा। हालांकि जैसे ही उसने फिर से पूछने के लिए अपना मुंह खोला, उसके गोल मटोल छोटे चेहरे को अचानक दो छोटे हाथों ने पकड़ लिया। ज्वाला ने शीतल के गोल मटोल गालों को पकड़ लिया और दोनों तरफ से खींच लिया। आया, दर्द, दर्द! शीतल चिल्लाई। उसका चेहरा एक मजेदार चेहरे में ढल गया क्योंकि उसका छोटा सा मुंह चौड़ा खुल गया था। हालांकि ज्वाला ने उसे नहीं छोड़ा, न ही वो बोली। उसने लगभग 30 सेकंड तक उसे खींचना जारी रखा। शीतल के आंसू निकल आए। अपने अनुभव से जब भी ऐसा होता था तो इसका मतलब था कि उसने कोई गलती की थी या कुछ गलत कहा था। शीतल आखिरकार समझ गई और जैसे ही उसने अपना चेहरा रगड़ा, उसने उदास होकर कहा, मुझे लगता है मैंने गलत देखा। ठीक है। ज्वाला ने अपनी संतुष्टि से सिर हिलाया और फिर अपने हाथ छोड़ दिए। हालांकि वो अभी भी नाखुश महसूस कर रही थी। दरअसल उसने अपनी शक्तियों से सोचा था कि वो आदर्श का आसानी से इलाज कर सकती थी। अप्रत्याशित रूप से आदर्श की चोटों को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता थी। ये उसकी अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा था। ज्वाला के शरीर के भीतर 90% उपचार शक्ति आदर्श के शरीर में स्थानांतरित हो गई थी, लेकिन ये अभी भी अपर्याप्त थी। अंतिम उपाय के रूप में अपनी रहस्यमयी तकनीक का उपयोग करने के अंतिम क्षण में ज्वाला ने अपनी फ्यूजिंग तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसमें उपचार शक्तियों को आदर्श के खून, मांस और मध्याह्न रेखाओं में पूरी तरह से मिला दिया। यदि ज्वाला द्वारा शुरुआत में इस्तेमाल की गई उपचार शक्ति आदर्श के लिए मात्रा में वृद्धि थी, तो अंतिम क्षण एक गुणात्मक छलांग थी। हालांकि फ्यूजिंग तकनीक को शारीरिक संपर्क की आवश्यकता थी और इसे खाली जगह से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था। जब ज्वाला बहुत ज्यादा थक गई थी तो वो केवल इस विधि का उपयोग कर सकती थी ताकि अंतिम क्षण में ये विफल न हो जाए। वो मेंढक सचमुच भाग्यशाली है। इस महिला का पहला गले लगाना उसे मिला। जब ज्वाला अपनी रहस्यमयी तकनीक का इस्तेमाल कर रही थी तो स्थिति इतनी जरूरी थी कि वो ध्यान से सोच नहीं पाई। अब इसके बारे में सोचकर उसे लगा कि उसे इसका बुरा पक्ष मिला है। ये सब माँ है, मुझे ऐसी रहस्यमयी तकनीक सिखा रही है। क्या ये कुछ ऐसा नहीं है जिसका इस्तेमाल केवल मेरे पति या बच्चों के लिए किया जाता है? रहने दो, मैं भविष्य में इसका अभ्यास नहीं करूंगी। जब ज्वाला ये सोच रही थी, उसने जमीन पर पड़े एक पत्थर को हवा में लात मार दी। ठीक है, मैं इसे ऐसा मानूंगी जैसे मैं एक पालतू कुत्ते को गले लगा रही थी। जब मैं छोटी थी तो मैं अपने परिवार के कुत्ते को गले लगाती थी, इसलिए इसमें कोई अंतर नहीं है। ज्वाला ने धीरे धीरे अपनी भावनाओं को शांत करते हुए खुद को सांत्वना दी। इस समय अखाड़े में वैभव दिव्य साम्राज्य और मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के बीच गठबंधन प्रतियोगिता अपने अंतिम चरण में थी। मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के जीत हासिल करने की पूरी संभावना थी। मैं हार स्वीकार करता हूं। रेफरी द्वारा वर्तमान मैच की शुरुआत की घोषणा करने के कुछ सेकंड बाद वैभव दिव्य नगर का प्रतिनिधित्व करने वाले एक युवक ने डरते हुए अपना हाथ उठाया। हार मान ली?
फिर से हार मान ली? वैभव दिव्य नगर के दर्शक अचंभित रह गए। उनके वैभव दिव्य साम्राज्य के कुछ साधकों ने मंच पर जाने से पहले लगातार खूब तैयारी की थी। फिर वे कुछ देर मंच पर रुके और मुकाबला शुरू होने के कुछ सेकंड बाद ही हार मान ली। वे क्या कर रहे हैं? दरअसल वैभव दिव्य नगर के योद्धा जानते थे कि जो लोग मंच पर सबसे आखिर में आए थे वे विहंग के मुकाबले के बिल्कुल नहीं थे। चूंकि वे उसके मुकाबले के नहीं थे, इसलिए जबरदस्ती करने का कोई मतलब नहीं था। ऊपर जाकर लड़ाई क्यों नहीं, सिर्फ अपनी ही बदनामी करवाते हुए। हा, मैंने कभी भी उच्च गुणवत्ता वाले कछुओं का समूह नहीं देखा है। मैं हंसी से मरा जा रहा हूं। उनमें लड़ने की भी हिम्मत नहीं है। क्या तुम सब मिलकर स्टेज पर गाने आ रहे हो? मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं ने हंसते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। पहले उन्होंने अपना गुस्सा दबा रखा था क्योंकि आदर्श बहुत ताकतवर था। वे अपना गुस्सा निकाल नहीं पा रहे थे। अब एक दुर्लभ घटनाक्रम में आदर्श गंभीर रूप से घायल हो गया और अब लड़ नहीं सकता था, जिसके परिणाम स्वरूप बाकी योद्धा मंच पर चढ़ गए। उन्होंने तुरंत वैभव दिव्य नगर के योद्धाओं का व्यंग्यात्मक रूप से उपहास करके अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। तुम्हारे वैभव दिव्य साम्राज्य में केवल एक ही शक्तिशाली व्यक्ति है। जहां तक हमारे मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य की बात है, हमारे पास शक्तिशाली लोगों का एक समूह है। अरण्य, निर्मल, विहंग, कोई भी अच्छा है। दर्शकों में एक और मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य योद्धा जोर से चिल्लाया। जब विहंग ने यह सुना तो वो बहुत खुश हुआ। इस व्यक्ति के शब्दों में उसका नाम विशेष रूप से लिया गया था और उसे अरण्य और निर्मल के साथ स्थान दिया गया था। विहंग अपने एकल प्रदर्शन में क्रूरता से लड़ने और यातनाएं देने की योजना बना रहा था, लेकिन वैभव दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं के आत्मसमर्पण के कारण वो ऐसा नहीं कर पाया। फिर भी उसे अकेले मंच पर खड़े होकर वैभव दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं पर विजय पाकर और जनता को नीचे देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। सौम्य वर्षा, तुम आखिरी हो। जितना हो सके इसे टाल दो। दूसरी अगरबत्ती आधी ही जलनी चाहिए। आदर्श जल्द ही वापस आ जाएगा। विशांत को आदर्श पर पूरा भरोसा था। उसे विश्वास था कि भले ही आदर्श अपनी चोटों से उबर न पाए, फिर भी वो तय समय पर वापस आ जाएगा। सौम्य वर्षा ने सिर हिलाया। आह, नन्ही सुंदरी, क्या तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो या बाकियों की तरह मुकाबला शुरू होते ही हार मान लोगी? विहंग के मुंह पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। अगर मैं तुमसे लड़ूंगा तो मैं नरमी से लड़ूंगा। चिंता मत करो। विहंग के शब्द उपहास से भरे थे। सौम्य वर्षा का चेहरा उतर गया और वो एक शब्द भी नहीं बोली। जैसे ही उसने अपना हथियार ठीक किया, वो मंच पर जाने के लिए तैयार हो गई। थोड़ा और एडजस्ट करो। ऐसा मत सोचो कि मुझे पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। तुम सब एक के बाद एक आकर गड़बड़ कर रहे हो। क्या तुम समय रोकने की कोशिश कर रहे हो? हा। आदर्श, वो कायर आदमी औरतों को ढाल बना रहा है। कितनी अफसोस की बात है। तुम सब कब तक टाल सकते हो? अगर तुम इसे 15-20 मिनट और खींचोगे तो क्या होगा? नतीजा तो बदलेगा ही। सौम्य वर्षा के प्रदर्शन को देखने के लिए इंतजार करते हुए विहंग की मुस्कान ठंडी पड़ गई। विहंग को उनकी चाल समझ में आ गई और सौम्य वर्षा का हाथ कांप उठा। उसकी तलवार लगभग जमीन पर गिर पड़ी। पहले वो अपने कुल में स्वर्ग की एक गौरवशाली पुत्री थी। युद्ध के लिए मंच पर जाने से उसने कब अपना आत्मविश्वास खोया था, लेकिन अब इस परिदृश्य का सामना करते हुए सौम्य वर्षा को तीव्र दबाव महसूस हो रहा था। वैभव दिव्य साम्राज्य के दर्शकों का अवसाद, मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के दर्शकों का उपहास और विहंग की विकृत निगाहें, ये सभी सौम्य वर्षा के दबाव के स्रोत थे। जैसे ही सौम्य वर्षा ने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया और मंच पर जाने वाली थी, उसने अचानक एक आवाज सुनी, बस इतना ही काफी है, अब आगे से इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। सौम्य वर्षा के कदम रुक गए और उसने जोर से अपना सिर घुमाया। उसे पता ही नहीं चला कि कब आदर्श उसके पीछे आ गया। आदर्श के कपड़े अभी भी खून से सने हुए थे और किसी को नहीं पता था कि उसने 2 अगरबत्ती जलाने में जो समय लगाया था, उस दौरान उसने क्या किया था। सौम्य वर्षा ने अपनी धारणा का उपयोग जांच के लिए किया, लेकिन आदर्श के लिए युआन क्यूई में कोई लाभ खोजने में असफल रही। वरिष्ठ आदर्श। सौम्य वर्षा कुछ कहने ही वाला था कि आदर्श दिव्य वन्य क्षेत्र मंच के केंद्र तक चला आया और विहंग के सामने खड़ा हो गया। आदर्श आ गया है। विशांत ने गहरी सांस छोड़ी। आदर्श वाकई तय समय पर वापस आ गया था। अगर नहीं तो उसे समझ नहीं आता कि आगे क्या करे। विशांत को नहीं पता था कि आदर्श ने क्या किया। हालांकि उसकी बुद्धि उसे बता रही थी कि इतनी गंभीर चोटों से इतने कम समय में उबरना नामुमकिन है, फिर भी वो आदर्श से किसी चमत्कार की उम्मीद कर रही थी। आदर्श, तुम आखिरकार बाहर आ ही गए। मुझे लगा था कि तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। विहंग ने होठों पर मुस्कुराहट के साथ ही यून को देखा। आदर्श आखिरकार प्रकट हो गया था और अब विहंग के लिए अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया था। वो इस लड़ाई का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इतने सालों में वो अरण्य और निर्मल के प्रभामंडल में दब गया था। वो मशहूर नहीं था, लेकिन असल में उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। उसे स्वयं को साबित करने के लिए एक अवसर की आवश्यकता थी और बहुत थका हुआ लेकिन प्रमुख ही यून सबसे अच्छा कदम था।
हालांकि वो जानता था कि आदर्श इतने कम समय में ठीक नहीं हो सकता, फिर भी विहिंग ने आदर्श की युआन क्यूई की सुरक्षा की जांच की। वो जानना चाहता था कि वो कितना ठीक हुआ है। हालांकि उन्हें कोई पता नहीं चला। विहंग के इरादों को समझते हुए आदर्श के मुंह के सिरे मुड़ गए। उसने बहुत पहले ही अपने शरीर की युआन क्यूई को एकाग्र कर लिया था। बैंगनी क्रिस्टल के साथ आदर्श का युआन क्यूई पर नियंत्रण बहुत अच्छा था। जब उसने अपनी युआन क्यूई को एकाग्र किया तो विहंग स्वाभाविक रूप से कुछ भी नहीं भाप सका। यदि ये बात सामने आ गई तो वो कुछ समय तक कैसे लड़ेगा। आदर्श कोई उदार व्यक्ति नहीं था। दुश्मनों के खिलाफ वो उनकी पीठ में छू पहला घोंपने से कभी नहीं चूकता था। हे आदर्श की युआन क्यू का पता न चलने से विहंग को थोड़ी राहत मिली। वो धूर्तता से मुस्कुराया और मजाक किया, आदर्श, तुमने इतनी देर चुपके से कोई दवा खाने में लगा दी? ये कितनी असरदार है? आदर्श ने हल्के से जवाब दिया, बुरा नहीं है। विशेषज्ञों के खिलाफ तो ये ठीक नहीं होगा, लेकिन कुछ बिल्लियों और कुत्तों के खिलाफ, खासकर उन बेशर्म लोगों के खिलाफ जिनमें कोई योग्यता नहीं है, ये कोई समस्या नहीं है। आदर्श की बातें सुनकर विहंग का चेहरा उतर गया। उसे कैसे पता नहीं चला कि आदर्श उसे डांट रहा है, मौत को दावत दे रहा है। विहंग ने 2 शब्द कहे और उसकी युआन क्यू फट गई। उसके पीछे एक तेंदुए के आकार का पहलू टोटेम प्रकट हुआ। विहंग में कुछ क्षमताएं जरूर थीं। आस्पेक्ट टोटेम को गोल्डन लेपर्ड के नाम से जाना जाता था। इसकी सुरक्षा बेहद मजबूत थी और इससे निपटना आसान नहीं था। आस्पेक्ट टोटेम के रूप में गोल्डन लेपर्ड का होना इस बात का प्रमाण था कि विहंग ने दिव्य वन्य क्षेत्र में बहुत प्रशिक्षण लिया था और अपनी शक्ति से बड़ी संख्या में वीरान जानवरों को मार डाला था। युवा स्वामी विहंग, बच्चे को मार डालो। दर्शकों के बीच मुरोंग परिवार के एक जागीरदार परिवार ने विहंग के लिए जयकार करना शुरू कर दिया। मुरोंग परिवार कबीला मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य में शीर्ष सुपर परिवारों में से एक था, इसलिए दर्शकों में इसके कई समर्थक थे। विहंग की ऊर्जा चरम सीमा पर पहुंच गई और वो जोर से चिल्लाया। जैसे ही वो अपना कौशल इस्तेमाल करने वाला था, आदर्श ने अचानक हमला कर दिया। एक ही क्षण में तलवार से 3 वार किए गए। इन 3 तलवार हमलों में शुद्ध यांग तलवार पैलेस तलवार इरादे का लगभग 10% था। 3 किरणें हवा को चीरती हुई सीधे विहंग पर जा गिरी। ये इतना तेज था कि लोगों को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला। विहंग ने जो आस्पेक्ट टोटेम अभी अभी बनाया था, वो तलवारों के 3 वार से कटकर बिखर गया। वाह! 3 तलवार हमलों ने एस्पेक्ट टोटेम को अलग कर दिया, फिर भी उन्होंने अपनी गति नहीं खोई और सीधे विहंग की ओर उड़ते रहे। 3 तलवारें अपने साथ एक भयानक हत्या का इरादा लेकर आईं। क्या? विहंग बहुत घबरा गया। उसके पास कुछ क्षमता थी और पलक झपकते ही उसने समय पर जवाबी कार्रवाई की। उसका शरीर पीछे की ओर उछला और उसने अपनी तलवार से 3 तलवारों की किरणों को रोक दिया। हालांकि वो आदर्श के तलवार के हमले को कैसे रोक सकता था? जब विहंग की तलवार आदर्श की तलवार की किरण से टकराई तो एक डिंग, धातु की चटकने जैसी आवाज सुनाई दी। विहंग की तलवार 3 तलवार की किरणों से टकराकर टूट गई। विहंग की हथेली फट गई और उसे लगा कि उसका हाथ सुन्न हो गया है। उसका चेहरा एक अजीब सी दहशत से भर गया। इतनी भयानक तलवार की किरण कैसे हो सकती है? उसने पल भर में उसके हाथ में रखी तलवार को तोड़ दिया। विहंग की तलवार कोई साधारण वस्तु नहीं थी। हालांकि अगर वो किसी उस्ताद द्वारा बनाई गई तलवार भी हो तो उसे बरकरार रखने के लिए उसमें युआन क्यूई और तलवार की नीयत डालने के लिए एक योद्धा की जरूरत होती थी। जब 2 तलवारबाजों की तलवार की नीयत और ताकत में बहुत अंतर होता था तो उनके बीच टकराव आमतौर पर एक पक्ष की तलवार टूटने का कारण बनता था। एक बार तलवार टूट जाने के बाद विहंग में प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं बची। 3 तलवारों की किरणें बिना किसी अतिरिक्त विचार के उसकी सुरक्षात्मक युआन क्यूई को भेदते हुए सीधे उसके मांस में जा लगीं। पुआ! खून बिखर गया और तलवार की धार से विहंग की छाती और पेट फट गए। इससे भी बुरी बात यह थी कि तीसरी धार उसके कंधे में लगी और उसका दाहिना हाथ कट गया। विहंग जोर से जमीन पर गिरते ही एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ चीखा। उसने अपनी आंखों से अपना हाथ उड़ते हुए देखा। वो अनुभव अविस्मरणीय था। मेरा हाथ! विहंग का चेहरा पीला पड़ गया था। योद्धाओं के लिए अगर कोई हाथ काट भी दिया जाए तो भी जब तक वो नष्ट न हो जाए उसे औषधि से फिर से जोड़ा जा सकता था। हालांकि पुनः जुड़े हुए हाथ को भी पूरी तरह से ठीक होने में आधे वर्ष से अधिक समय लगेगा। इसके अलावा उसकी छाती और पेट में छेद हो गए थे। विहंग को अपनी युआन क्यू ठीक होने में शायद 1 साल से ज्यादा लग जाएगा। उसकी चोटें यश से कहीं ज्यादा गंभीर थीं। विहंग! हालात बदलते देख मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के प्रतिभागी पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। ये क्या स्थिति थी? आदर्श पहले ही अपनी सारी युआन क्यूई खो चुका था और ऐसा लग रहा था कि वो अब और नहीं टिक पाएगा। फिर भी पलक झपकते ही वो इतनी भयानक तलवार की किरणें निकाल पाया। कुछ ही सेकंड से भी कम समय में आदर्श ने अपने वार से विहंग को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। आदर्श! वो मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के प्रतिभागियों ने आदर्श को भय से देखा। उन्होंने देखा कि आदर्श गहरी और धीमी सांसें ले रहा था। उसके दोनों हाथों में तलवार और कृपाण थे।
उसका शरीर दिव्य वन्य क्षेत्र के मंच पर रखे भाले की तरह सीधा खड़ा था। आदर्श के शरीर में कोई युआन क्यूई उतार चढ़ाव नहीं पाया गया, लेकिन किसी अज्ञात कारण से आदर्श को देखना किसी सुप्त आदिम प्रजाति को देखने जैसा था। इससे बड़ी आशंका हुई। इस आदमी ने सचमुच निर्मल के साथ कई 100 राउंड तक लड़ाई की थी और गंभीर रूप से घायल हो गया था। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद इतना मजबूत बने रहना कैसे संभव था? ये हो सकता है। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे और एकमात्र संभावना पर विचार करने लगे। वो था, आदर्श अपनी चोटों से उबर चुका था। ये सोचकर मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं ने अपनी सांसें रोक ली। हे भगवान, आदर्श के अनुपस्थित रहने के 7-8 मिनटों में क्या हुआ था? ये बच्चा, क्या ये पूरी तरह ठीक हो गया है? अचल ने आदर्श को आंखें फाड़कर देखा। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आदर्श ने क्या किया है। आदर्श लगभग 8 मिनट में ऊर्जा से भरपूर वापस आ गया था। ये सामान्य तर्क के विपरीत था। उसने वैभव दिव्यनगर के नगर स्वामी की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा और उसने देखा कि नगर स्वामी आदर्श को सोच विचार कर देख रहे हैं। अचल को पता ही नहीं चला कि वो क्या सोच रहे हैं। आदर्श दिव्य वन्य क्षेत्र मंच पर प्रत्येक हाथ में तलवार और कृपाण लेकर खड़ा था तथा मंच के बाहर मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं को देख रहा था। इस समय आदर्श का शरीर खून से लथपथ था। ये खून उसका और उसके दुश्मनों का भी था। हालांकि उसके कपड़े फटे और तार तार हो गए थे, फिर भी उसकी आभा किसी राजा की विजयी वापसी जैसी थी जो सब पर अपनी नजरें गाड़े हुए था। वहां और कौन है? आदर्श ने पूछा। वो चिल्लाना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी आवाज में बहुत ऊर्जा थी। इससे उसके शब्द पूरे अखाड़े में गूंज उठे। और कौन है? और कौन है? और कौन है? आदर्श का प्रश्न सुनकर दर्शकों की सांसें रुक गईं। भयानक। एक कृपाण और एक तलवार के साथ एक व्यक्ति मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के 15 गर्वित स्वर्ग के बच्चों से लड़ने में कामयाब रहा। और मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य की ये पीढ़ी प्रतिभा से भरी हुई पीढ़ी थी, ऐसी प्रतिभा जो पिछली शताब्दी में नहीं देखी गई थी। अन्यथा मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के 7 सितारा पैगोडा मालिक ने सीटों की संख्या तय करने के लिए युवा पीढ़ी के बीच प्रतिस्पर्धा का प्रस्ताव नहीं रखा होता। हालांकि इन परिस्थितियों में मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के किसी भी गौरवशाली बच्चे ने आदर्श की लड़ने की चुनौती को स्वीकार करने का साहस नहीं किया। अब मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के सभी योद्धा पूर्णतः मौन थे। ये समग्र समूह मैच एक मानव आदिम प्रजाति का सामना करने जैसा था जब उनका सामना आदर्श से हुआ। आदर्श की ताकत, सहनशक्ति और दर्द सहने की क्षमता अविश्वसनीय थी। न केवल उसने जलधर को आसानी से हराया और फिर 2 गहन लड़ाइयों में अरण्य और निर्मल को हराया, बल्कि उसने 2 विहंग भाइयों को भी एक पल में हरा दिया जब उन्होंने आदर्श को चुनौती देने का अवसर लिया जब वो अपनी सीमा पर था। आदर्श जैसे भयानक प्रतिद्वंद्वी के सामने उन्हें साहस जुटाने में कठिनाई हुई। ऐसा लगता था जैसे उसके पास असीम शक्ति है। इससे लोगों में निराशा का भाव भर गया था। उसे हराना नामुमकिन था। उस समय मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के योद्धा एक दूसरे को देख रहे थे, फिर भी उनमें से किसी की भी मंच पर जाने की हिम्मत नहीं हुई। क्या मजाक है? क्या इस मानव सदृश आदिम प्रजाति से लड़ने के लिए कोई मौत को दावत नहीं दे रहा था? विहंग यश इसका आदर्श उदाहरण थे। खासकर विहंग। उसकी चोटें यश से भी ज्यादा गंभीर थीं। उसके शरीर में 2 छेद हो गए थे और उसने एक हाथ खो दिया था। उसकी जिंदगी लगभग मौत के कगार पर थी। हालांकि अभी भी उसकी जिंदगी बाकी थी, पर वो अपंग था। ये साफ था कि अपने स्तर के कुलीन वर्ग से वो पीछे छूट जाएगा। उसकी प्रतिभा एक स्तर नीचे गिर जाएगी। इतनी भारी कीमत के साथ कौन आदर्श से लड़ने को तैयार था? मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य, क्या कोई लड़ने को तैयार नहीं है? रेफरी ने फिर पूछा। सभी दर्शकों ने शेष 9 मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य योद्धाओं को देखा। ये 9 लोग अचानक ध्यान का केंद्र बन गए। हालांकि इस समय ध्यान का केंद्र बनना अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरों से हारना पहले तो शर्मनाक था, लेकिन अब वे ऐसे लोग थे जो लड़ते ही नहीं थे। ये और भी ज्यादा शर्मनाक था। सबकी निगाहों के सामने वे 9 लोग मानो बेचैनी में बैठे थे। वे बस यही चाह रहे थे कि काश वे कूड़े के ढेर में बदल जाएं। कम से कम तब तो कोई उन पर ध्यान न दे। उन्हें इस गठबंधन टूर्नामेंट में भाग लेने का बहुत पछतावा था। उनमें से कई तो एक बार भी नहीं लड़े थे। युवा वयस्क डिवीजन मैचों में उन्हें लड़ने का कोई मौका नहीं मिला क्योंकि वे बहुत मजबूत थे। समग्र ग्रुप मैच में उनके पास अभी भी लड़ने का कोई मौका नहीं था क्योंकि वे बहुत कमजोर थे। वे 9 लोग आदर्श और दर्शकों की नजरों से बच निकले। ये साफ था कि वे युद्ध छोड़ रहे थे। ये देखकर कि वे 9 लोग युद्ध छोड़कर जा रहे हैं, मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के बुजुर्गों को क्रोध और दया का अनुभव हुआ। हालांकि वे जानते थे कि आदर्श के पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद उन 9 लोगों को ऊपर ले जाने का नतीजा सिर्फ उनकी पिटाई ही होगी। मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के एक बुजुर्ग ने अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा। देश के सभी कुलीनों को एक ही व्यक्ति द्वारा पराजित होते देखना निराशाजनक था। मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के दर्शकों के लिए अब उनमें कोई भावनाएं नहीं बची थीं। वे सभी चुप रहे।
जब आदर्श ने अरण्य और निर्मल को लगातार हराया था तब भी वे अपने उग्र क्रोध को दबा रहे थे, लेकिन अब उस उग्र क्रोध को पानी के एक कटोरे से बुझा दिया गया था। मूलतः वे ये कहना चाहते थे कि उनके मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के शीर्ष प्रतिभाशाली लोग आदर्श से थोड़े से ही कमजोर थे और वे संख्या में जीत गए। हालांकि अब जब उन प्रतिभाशाली लोगों को उनकी संख्या के बावजूद एक अकेले आदर्श ने हरा दिया था तो और क्या कहा जा सकता था। चूंकि ऐसा ही है तो मैं घोषणा करता हूं कि ओवरऑल ग्रुप चैंपियन वैभव दिव्य साम्राज्य का है। डिवाइन वाइल्डनेस स्टेज पर रेफरी ने उत्साह से घोषणा की। वैभव दिव्य नगर के कानून प्रवर्तक होने के नाते वो भी बेहद उत्साहित था। रेफरी की घोषणा के साथ ही वैभव दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं ने बेतहाशा चीखना शुरू कर दिया। आदर्श, आदर्श। यदि कानून प्रवर्तक व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रहे होते तो वे आदर्श को उठाने के लिए मंच पर चढ़ जाते। ये जीत निश्चित रूप से आसान नहीं थी। युद्ध प्रक्रिया तीव्र और कठिन थी। लगभग पूरी लड़ाई आदर्श ने अकेले ही लड़ी। उसने अपनी सारी ऊर्जा इस हद तक लगा दी थी कि वो अपनी पूरी ताकत झोंक चुका था। हम जीत गए। विशांत ने सांस छोड़ी। उसने आदर्श को प्रशंसा और जिज्ञासा भरी नजरों से देखा। शुरुआत में जब आदर्श ने उससे समय बढ़ाने के लिए कहा था तो उसे यकीन नहीं हुआ था कि आदर्श इतने कम समय में लगभग चरम स्थिति में पहुंच जाएगा। उसने क्या किया? वरिष्ठ भाई आदर्श, आप अद्भुत हैं। जब आदर्श दिव्य वन्य क्षेत्र मंच से बाहर आया तो वैभव दिव्य नगर के प्रतियोगी जूनियर और सौम्य वर्षा सभी उसे बधाई देने के लिए एकत्र हुए। उनके चेहरे पर खुशी के भाव थे और वे बेहद उत्साहित थे। हालांकि वे वहां सिर्फ इस टूर्नामेंट के लिए संख्या बढ़ाने आए थे, कम से कम मंच पर तो गए थे। और ये बेमतलब नहीं था, सबने मिलकर आदर्श के लिए कुछ समय निकालने में कामयाबी हासिल कर ली थी। इन जूनियरों के चेहरे पर दिल से निकली मुस्कान देखकर आदर्श को अंततः अपनी घबराहट शांत हुई। वो मुस्कुराए। ये केवल मैं ही नहीं था। आदर्श किसी और की बात कर रहा था, लेकिन जूनियर्स के इन समूह को स्वाभाविक रूप से इसका एहसास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि आदर्श उन्हीं की बात कर रहा है। हालांकि उन्हें कभी कभार शेखी बघारना पसंद था, लेकिन इस वक्त उन्हें श्रेय लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने सिर खुजाया और शर्मिंदगी से कहा, सीनियर आदर्श, आप बहुत विनम्र हैं। हमने जो किया वो लगभग कुछ भी नहीं था। आदर्श मुस्कुराया और कुछ नहीं बताया। वो जानता था कि ज्वाला ये घोषणा नहीं करना चाहती थी। उसने लापरवाही से दर्शकों की तरफ देखा और एक लाल रंग की आकृति कोने में छिपी हुई दिखाई दी। उसकी कोहनी रेलिंग पर टिकी हुई थी और उसका हाथ उसकी ठुड्डी पर था। ये युवा लड़की स्वाभाविक रूप से ज्वाला थी और उसके बगल में उसकी नौकरानी शीतल थी। ये तो पक्का है, मेरे बिना ये इतना जिंदादिल नहीं हो पाता, ज्वाला ने नाराज होकर कहा। वो दिखावा करने वाली लड़की थी, लेकिन अपने परिवार के राज की वजह से उसके पास चुप रहने के अलावा कोई चारा नहीं था, वरना उसके पापा उसे डांटते। पर्दे के पीछे हीरो होने का ये एहसास अच्छा नहीं लगा। सचमुच, सच में, मिस सबसे अच्छी हैं। शीतल ने जल्दी से ज्वाला की तारीफ में सिर हिलाया। उसे डर था कि अगर वो जरा भी धीमी हुई तो ज्वाला फिर से उसके चेहरे पर चुटकी काट लेगा। यद्यपि गठबंधन टूर्नामेंट समाप्त हो चुका था, फिर भी दर्शक जयकार कर रहे थे। प्रत्येक लहर दूसरे से अधिक जोर से चिल्ला रही थी। वैभव दिव्यनगर के योद्धा इतने उत्साहित थे कि वे बिल्कुल भी नहीं रुक सके। आज ये गौरव वैभव दिव्यनगर का था और इससे भी अधिक ये आदर्श का था। आदर्श दिव्य वन्य क्षेत्र मंच पर अपनी आंखें बंद करके खड़ा था और जयकारे की लहरें गूंज रही थीं। हालांकि ये जयकारा मदहोश करने वाला था, आदर्श को जयकारे पसंद नहीं आ रहे थे। वो कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। अरण्य के साथ लड़ाई में आदर्श ने तलवार की मंशा पर नई अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी, जब उसने शुद्ध यांग तलवार पैलेस तलवार की मंशा का उपयोग किया था और इससे आदर्श के डेंटियन में कुछ बदलाव आए। इसके बाद आदर्श ने गोल्डन क्रो प्रजाति का खून पी लिया। इस भीषण युद्ध में गोल्डन क्रो प्रजाति का खून धीरे धीरे आदर्श के खून में मिल गया, जिससे उसके शरीर में एक सामंजस्य स्थापित हो गया और निर्मल के साथ युद्ध में ये सामंजस्य चरम पर पहुंच गया। आदर्श की समझ लगातार बढ़ती और बढ़ती जा रही थी। आखिरकार जब ज्वाला ने उसे ठीक किया तो आदर्श में प्रवेश करने वाली शीतल ऊर्जा ने उसकी मेरिडियंस को सुचारू और स्पष्ट कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो जल्द ही सफलता प्राप्त करने वाला था। वो अस्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर की युआन क्यूई धीरे धीरे उसके डेनेटियन की ओर एकत्रित हो रही है और धीरे धीरे एक साथ बंध रही है। आदर्श जानता था कि एक बार युआन क्यूई एक साथ बंधकर संघनित हो जाए तो वो युआन आधार क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। युआन फाउंडेशन एक योद्धा के लिए मार्शल आर्ट के शिखर पर चढ़ने की नींव थी। आदर्श, अचल एल्डर स्टैंड से नीचे कूद पड़ा। तुम छोटे बच्चे, 1 साल से भी कम समय तक बाहर रहकर तुम इतने बड़े हो गए हो। अचल ने आदर्श की तरफ देखा, लेकिन उसे लगा कि जितना ज्यादा वो उसे देखता है उतना ही उसे समझ नहीं आता। आदर्श इतनी दूर कैसे पहुंच गया, ये तो हैरानी की बात थी। सीनियर अचल। आदर्श झुक गया। नगर पालिका आपसे मिलना चाहती है, अचल ने अचानक कहा। आदर्श थोड़ा स्तब्ध था। नगर स्वामी से मिलिए?
आदर्श ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया। मैंने पहले भी लड़ाइयों में कई जानकारियां हासिल की थीं। 2 घंटे में मैं नगर स्वामी से मिलूंगा। योद्धाओं के लिए अंतर्दृष्टि प्राप्त करना दुर्लभ था। कड़ी लड़ाई से प्राप्त अंतर्दृष्टि विशेष रूप से मूल्यवान होती थी। अगर कोई गर्म लोहे पर प्रहार करके उस अंतर्दृष्टि को अपनी ताकत में नहीं बदल लेता तो ये अंतर्दृष्टि कुछ समय बाद फीकी पड़ जाती। ठीक है, इन्हें पचाते हुए निश्चिंत रहो। नगर स्वामी से मिलने के लिए जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। अचल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जितना ज्यादा वो आदर्श को देखता उतना ही उसे वो पसंद आता। आदर्श ने न सिर्फ वैभव दिव्य साम्राज्य के लिए सीटें हासिल की थीं, बल्कि वैभव दिव्य नगर के लिए भी गौरव हासिल किया था। इसने अचल को जीवन का एक लक्ष्य भी दिया था। अचल के स्तर पर उसकी स्थिति और रुतबा वैभव दिव्य साम्राज्य के शिखर पर था। हालांकि ये सब अचल के लिए अर्थहीन था। वो मार्शल आर्ट सीखने की राह पर थे, लेकिन उम्र के कारण उनकी क्षमता समाप्त हो चुकी थी, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ सके। अपनी मार्शल आर्ट की समाप्ति के बाद भी अचल अभी भी अन्य चीजों को आगे बढ़ाने की इच्छा रखता था। अचल भी इतिहास में अपना नाम छोड़ना चाहता था। वैभव दिव्य साम्राज्य के इतिहास में इतने वर्षों तक प्राचीन काल से ही अनेक ऋषि हुए हैं। इतिहास की उस लंबी धारा में अचल कोई असाधारण व्यक्ति नहीं था। हालांकि अगर वो आदर्श को अच्छी तरह से तैयार कर पाता तो बात अलग होती। वो इस उपलब्धि को हासिल कर इतिहास रच सकते हैं। आदर्श द्वारा सभी मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य योद्धाओं को पराजित करने तथा वैभव दिव्य साम्राज्य के लिए समग्र ग्रुप मैच में प्रथम स्थान जीतने की खबर टूर्नामेंट समाप्त होते ही विभिन्न चैनलों के माध्यम से हवा की तरह फैल गई। सभी प्रकार की लंबी दूरी की सारणी, जेड स्क्रॉल और पत्रों का उपयोग किया गया। जल्द ही आदर्श वैभव दिव्य साम्राज्य में सबसे चमकीला व्यक्ति बन गया। आदर्श पर कई गुटों का ध्यान था और अनगिनत युवा योद्धाओं ने आदर्श को अपना आदर्श माना। उसकी उपलब्धियां वाकई अद्भुत थीं। इसके अलावा वो अभी भी युवा था, इसलिए उसका भविष्य असीम था। इस समय आदर्श अपने निवास में था। उसने अभी 2 घंटे का ध्यान समाप्त किया था। धीरे धीरे उन्होंने अपनी समझ को स्पष्ट किया और अपनी नींव और साधना के स्तर को मजबूत किया। आदर्श को लगा कि वो एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया है। वो युवान की नींव के दायरे को तोड़ने के बहुत करीब था। नगरपाल से मिलने का समय आ गया है। आदर्श खड़ा हुआ और अपने मन को शांत किया। वैभव दिव्य नगर के नगर स्वामी के सामने आदर्श को सहजता महसूस नहीं हो रही थी। वो जानता था कि कुछ ही देर में उससे बहुत पूछताछ होगी। दरवाजे के बाहर 3 कानून प्रवर्तक पूरे समय इंतजार कर रहे थे। क्या आप तैयार हैं? एक उच्च मानव प्रभु साधना स्तर का कानून प्रवर्तक, जो आमतौर पर ठंडा रहता था, अब आदर्श से मिलने पर सम्मानजनक हो गया। आदर्श ने सिर हिलाया। वो तीनों कानून प्रवर्तकों के पीछे पीछे केंद्रीय दिव्य मीनार के शीर्ष तक गया। केंद्रीय दिव्य मीनार के बीचों बीच एक खड़ी सुरंग थी और सुरंग में अवशेषों से चलने वाली एक आत्मा की नाव थी। आदर्श 3 कानून प्रवर्तकों के साथ उस आत्मा की नाव पर सवार होकर मीनार के शीर्ष पर उड़ गया। वैभव दिव्य नगर का सिटी लॉर्ड निवास केंद्रीय दिव्य टावर की 99वीं मंजिल पर स्थित था। इस स्थल पर नगर स्वामी के निवास के अलावा केवल 3 अन्य स्वर्ग श्रेणी के कमरे थे। ये 3 कमरे मेहमानों के लिए उपलब्ध कराए जाते थे। उदाहरण के लिए वैभव दिव्य नगर के नगर स्वामी या वैभव दिव्य साम्राज्य के सम्राट के समान स्तर के पड़ोसी देशों के लोग इन कमरों का उपयोग करते थे। नगर प्रभु का निवास 3 स्वर्ग श्रेणी के कमरों के बीच में स्थित था। द्वार पर एक बड़ी पट्टिका लगी थी जिस पर 2 बड़े बड़े शब्द खुदे हुए थे, वैभव। ये पट्टिका प्रथम वैभव दिव्य नगर के नगर स्वामी द्वारा स्वयं लिखी गई थी। इसने समय की कसौटी पर खरा उतरा था। जब आदर्श वहां पहुंचा तो नगर स्वामी के निवास का दरवाजा अपने आप खुल गया। आदर्श ने अंदर जाने से पहले अपनी सांसों को नियंत्रित किया। दरवाजे से अंदर घुसकर वो एक जगमगाते हॉल में दाखिल हुआ। आदर्श ने देखा कि एक अधेड़ उम्र का विद्वान कुछ स्तंभों के बीच खड़ा है। वो अपने हाथ पीछे करके एक तस्वीर को निहार रहा है। ये तस्वीर बहुत अजीब लग रही थी। इसमें कुछ अमूर्त लाल रेखाएं थीं जो अंतहीन रूप से फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे खून फैला हुआ हो। इस चित्र को देखकर ही अत्यंत अप्रिय अनुभूति हुई। हालांकि आदर्श को थोड़ा बहुत पता था कि वो तस्वीर क्या है, फिर भी उसने पूछा नहीं। वो चुपचाप नगर स्वामी के पीछे खड़ा रहा। ये पहली बार था जब वो वैभव दिव्य नगर के नगर स्वामी से मिला था। उसके लिए ज्यादा पूछना उचित नहीं था। मध्यम आयु वर्ग के विद्वान ने बहुत देर तक देखा, फिर उसने मुड़कर आदर्श की ओर देखा। नगर स्वामी। आदर्श ने सिर झुका दिया। मध्यम आयु वर्ग के विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, आदर्श, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने 10,000 जानवरों के टोटेम में कैसे महारत हासिल की? आदर्श को पहले से ही अंदाजा था कि अधेड़ उम्र का विद्वान उससे यही सवाल पूछेगा। उसने अपने शब्दों पर गहराई से सोचा और फिर बताया कि कैसे उसकी मुलाकात शुद्ध यांग आत्मा से हुई और उसे कुछ न कर पाने के कारण उसकी मुलाकात स्वर्ण कौवे प्रजाति से हुई। फिर उसने 2 शुद्ध यांग प्राणियों के बीच लड़ाई देखी। बाद में उसने बताया कि कैसे उसने दुर्जय द्वारा दिए गए सुरक्षात्मक मंत्र का इस्तेमाल किया।
वो अपने संकट को सुलझाने के लिए उस सुरक्षात्मक मंत्र का इस्तेमाल करने में कामयाब रहा और फिर आखिरकार उसने गोल्डन क्रो प्रजाति को कैसे मार डाला। आदर्श ने जो कुछ भी कहा वो सच था, बिना किसी झूठ के। बस कुछ बातें ऐसी थीं जो उसने नहीं बताईं। नगरपाल ने सिर हिलाया। मैं समझ गया। जिस तरह से आप इसका वर्णन कर रहे हैं ये वाकई एक बहुत अच्छा अवसर है। हालांकि मुझे लगता है कि आपको इतने ही अवसर नहीं मिले हैं, है ना? मध्यम आयु वर्ग के विद्वान कुछ संकेत दे रहे थे जिससे आदर्श का दिल तेजी से धड़कने लगा। आदर्श, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अधेड़ उम्र का विद्वान हंसा। फॉलन स्टार गेट में तुमने चाहे जो भी देखा हो सब तुम्हारा है। एक जूनियर के तौर पर तुमने उसे पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। अगर मैं इसके लिए तुमसे होड़ लगाऊं तो मेरे नजरिए और आकांक्षाओं के हिसाब से मैं सिटी लॉर्ड बनने के लायक नहीं हूं। वैभव दिव्य नगर करोड़ों वर्षों से अस्तित्व में थी। इन सभी वर्षों में वैभव दिव्य नगर में ऋषिगण निवास करते रहे। कुलीन वर्ग अक्सर प्रशिक्षण के लिए दिव्य वन्य क्षेत्र में जाते थे, इसलिए उनके लिए कोई सौभाग्यपूर्ण घटना घटित होना असामान्य नहीं था। अगर दिव्य नगरी के ऋषि स्तर के बुजुर्ग हर प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ घटित होने वाली आकस्मिक घटनाओं के लिए लड़ते तो अराजकता फैल जाती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वैभव दिव्य साम्राज्य कुछ ही समय में नष्ट हो जाता। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आगे कहा, मेरी अवस्था में मेरे लिए महासम्राट लोक में प्रवेश पाने की संभावना नगण्य है। चाहे वो कितना भी बड़ा सौभाग्यशाली अवसर क्यों न हो, वो बहुत कठिन होगा। चूंकि मैंने अपनी क्षमता का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया है, इसलिए ऋषि लोक के शिखर से महासम्राट लोक तक का अंतर एक दिव्य खाई के समान है। मेरे लिए इसे पार करना असंभव है, इसलिए आप इस बात की चिंता ना करें कि मैं आपकी संपत्ति पर कब्जा कर लूंगा। और अगर आप होते भी तो बड़े सौभाग्य के साथ महान सम्राट के दायरे में प्रवेश करना बेहद मुश्किल होता। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते तो ये वैभव दिव्य साम्राज्य और मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होता। जब मध्यम आयु वर्ग के विद्वान ने यह कहा तो अचानक उसके मन में अनगिनत भावनाएं उमड़ पड़ीं। आदर्श, आपकी कई उपलब्धियां अब वैभव दिव्य साम्राज्य में अभूतपूर्व हैं। हालांकि जब आपको कुछ ऐसे गुटों में रखा जाए जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते तो शायद ये कुछ भी नहीं है। अब आपने कृपाण समाधि और तलवार समाधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। आप 10 दिनों में वैभव दिव्य पवित्र तकनीक में पारंगत हो गए हैं और आपने 10,000 पशु कुल देवता में भी महारत हासिल कर ली है। इन सभी उपलब्धियों ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया है। हालांकि ये सिर्फ एक आश्चर्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी वर्तमान स्थिति में भविष्य में आपके महान सम्राट बनने की संभावना है। लेकिन उस विशाल दुनिया में तो क्या, ये दुनिया बहुत बड़ी है। तुम अकेले ऐसे युवा नहीं हो जिनकी समझ मैं नहीं पा सका हूं। उदाहरण के लिए, जिस ज्वाला ने तुम्हारी चोटों को ठीक किया, हो सकता है कि भविष्य में उसकी उपलब्धियां तुमसे कहीं ज्यादा हों। जब मध्यम आयु वर्ग के विद्वान ने अचानक ये कहा तो आदर्श चिंतित हो गया। मध्यम आयु वर्ग के विद्वान को पता था कि ज्वाला ने उसकी चोटों को ठीक कर दिया है। वास्तव में हालांकि ज्वाला ने उसे ठीक करने के लिए एक गुप्त क्षेत्र चुना था, मध्यम आयु वर्ग के विद्वान के साधनों के साथ संभवतः उसके पास उसे और ज्वाला को ट्रैक करने के तरीके थे। अपनी धारणा के साथ ज्वाला द्वारा उसे ठीक करने की प्रक्रिया को देखकर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस युवती के बारे में मेरा उसकी जांच करने का कोई इरादा नहीं है। वो एक बहुत बड़े गुट से आती है। मुझे ये भी नहीं लगता कि उस गुट का वैभव दिव्य साम्राज्य पर कोई षड्यंत्र है, इसलिए मैं ज्यादा चिंतित नहीं हूं। अधेड़ उम्र का विद्वान बोलते हुए थोड़ा सा मुंह फेरकर फिर अपने पीछे लगी खून की तस्वीर को देखने लगा। वैभव दिव्य साम्राज्य इस दुनिया में एक छोटे से पत्ते के समान है। इसका इतने लंबे समय तक टिके रहना अत्यंत दुर्लभ है। भविष्य में इसके पलट जाने की पूरी संभावना है। उदाहरण के लिए ये संकट जिसका हम अभी सामना कर रहे हैं। आदर्श चुपचाप नगर स्वामी की बातें सुन रहा था। वो उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति में एक नेता का स्वभाव भाप रहा था। अधेड़ उम्र के विद्वान को सबसे ज्यादा चिंता वैभव दिव्य साम्राज्य के भविष्य की थी। नगरपाल, क्या आप चरवाहे लड़के की बात कर रहे हैं? आदर्श ने सावधानी से पूछा। शायद, अधेड़ विद्वान ने आह भरी। ये जो चित्र आप अपने सामने देख रहे हैं, ये शाही शहर के एक ऋषि ने बनाया था। उन्होंने अपने जीवन के कुछ 100 साल वैभव कंपास का उपयोग करके एक भविष्यवाणी चित्र बनाने में लगा दिए। वैभव कंपास? आदर्श को इस वस्तु के बारे में पता था। यह वैभव दिव्य साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण वस्तुओं में से एक थी। जब बैंगनी बादलों के जन्म की घटना घटी थी, तब वैभव दिव्य साम्राज्य ने खजानों की खोज के लिए वैभव दिशासूचक यंत्र का इस्तेमाल किया था। दरअसल वैभव दिशासूचक यंत्र का इस्तेमाल ज्यादातर समय खजानों की खोज के लिए ही किया जाता था, इसलिए नागरिक इसे आमतौर पर खजाना दिशासूचक यंत्र कहते थे। भविष्यवाणी के परिणाम क्या थे? आदर्श ने पूछा। परिणाम हुआ घोर विपत्ति। अधेड़ उम्र के विद्वान के चेहरे पर गंभीरता छा गई। दरअसल भविष्यवाणी से पहले मुझे एक अशुभ संकेत का एहसास हुआ था। मैं भी भविष्य नहीं बता सकता। अधेड़ विद्वान ने सिर हिलाया। भविष्य रहस्यों से भरा था। ऋषि के स्तर की साधना से भविष्य की झलक पाना बहुत कठिन था।
उसे बस एक अस्पष्ट पूर्वाभास ही मिल पा रहा था। आदर्श को समझ नहीं आ रहा था कि क्या महसूस करे। असल में जब चरवाहा बालक प्रकट हुआ तो वैभव दिव्य साम्राज्य केवल चिंतित हुआ। उन्होंने युद्ध की तैयारी के लिए गठबंधन देशों से संपर्क किया था, लेकिन यह अभी भी अज्ञात था कि क्या वास्तव में कोई जानवरों का झुंड होगा या नहीं। लोगों को उम्मीद थी कि वे बेवजह घबरा रहे हैं। हालांकि वैभव दिव्य नगर के नगर स्वामी के शब्दों से कोई भी ये बता सकता था कि वैभव दिव्य साम्राज्य को जल्द ही संकट का सामना करना पड़ेगा। आदर्श को वो समय याद आया जब वो चरवाहे लड़के से मिला था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना शांत और नाजुक दिखने वाला युवक, जो किसी आम देहाती किसान लड़के जैसा दिखता था, असल में एक राक्षस था जिसने अनगिनत लोगों की जान ले ली थी। उसके प्रकट होने के साथ ही खून का तूफान भी आ गया था। वह किस प्रकार का व्यक्ति था? आदर्श वैभव दिव्य साम्राज्य का भविष्य अज्ञात है। यह दिव्य साम्राज्य बहुत लंबे समय से अस्तित्व में है और मुझे इसमें उदासीनता का एक अंश महसूस हो रहा है। मैं दिव्य साम्राज्य का भविष्य नहीं देख सकता, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि यह संकट वैभव दिव्य साम्राज्य के लिए खुद को तोड़ने और फिर से बनाने का एक अवसर हो सकता है। अगर ये इस संकट से उबर पाता है तो दिव्य साम्राज्य का पुनर्जन्म होगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता। अधेड़ उम्र का विद्वान अपनी बात कहते कहते रुक गया। आदर्श ये सुनकर घबरा गया। स्थिति उसके अनुमान से कहीं ज्यादा गंभीर थी। क्या इतना बड़ा देश नष्ट हो सकता है? ठीक है, अब इस बारे में और बात नहीं करते। आदर्श, इस बार तुमने सबसे ज्यादा योगदान दिया है। मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तुम युआन फाउंडेशन तक पहुंचने वाले हो। लो, मेरे पास एक अमृत है जिसका तुम अभी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही नगर स्वामी ने बात की, उसने एक छोटा सा चीनी मिट्टी का फूलदान निकाला और उसे आदर्श को सौंप दिया। आदर्श ने फूलदान लिया और ढक्कन हटाया। गहरे लाल रक्त के रंग का एक अमृत निकला। अमृत को हाथ में लेते ही आदर्श के हाथ गर्म हो गए, मानो उसने कोई ज्वाला पकड़ रखी हो। कई साल पहले मुझे एक आदिम जड़ी बूटी मिली थी। इसका नाम है ड्रैगन ब्लड ल्यूसिडम। यह आदिम जड़ी बूटी देखने में आम ल्यूसिडम से कुछ अलग नहीं लगती। हालांकि जब आप इसकी जड़ों या पाइलस को काटते हैं तो खून के रंग का रस निकलता है, इसलिए इसका नाम ड्रैगन ब्लड ल्यूसिडम है। ड्रैगन ब्लड ल्यूसिडम को पकड़ना बेहद मुश्किल है, आपके द्वारा प्राप्त स्वर्गीय बैंगनी यांग जिनसेंग से भी ज्यादा कठिन। मैंने इसे ब्लड यांग अमृत को परिष्कृत करने के लिए मुख्य औषधि के रूप में इस्तेमाल किया। ब्लड यांग अमृत अत्यंत यांग हर्बल उत्पाद हैं। आप शुद्ध यांग नियमों की साधना कर रहे हैं और अपने सौभाग्य से अब आपके पास आंशिक रूप से शुद्ध यांग शरीर है। यदि आप युआन मूल क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले इस ब्लड यांग अमृत का सेवन कर लें तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। युआन फाउंडेशन क्षेत्र में प्रवेश करने और इस रक्त यांग अमृत का उपयोग करने के लिए एक सामान्य व्यक्ति अपने शरीर के फटने से मर सकता है। इस तथ्य को अनदेखा करते हुए कि ये व्यर्थ होगा। हालांकि मेरा मानना है कि इसे आपको देने से रक्त यांग अमृत का सदुपयोग होगा। उस समय मैं तुम्हें केंद्रीय दिव्य मीनार की 99वीं मंजिल पर एक स्वर्गीय कमरा दूंगा ताकि तुम उसमें से निकलकर एकांत प्रशिक्षण ले सको। रक्त यांग अमृत तुम्हारे युआन आधार क्षेत्र को और भी मजबूत बना देगा। याद रखें, युआन आधार क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। युआन आधार, युआन आधार। युआन का अर्थ है प्रथम, जबकि आधार का अर्थ है आधारभूत आधार। युआन आधार क्षेत्र आपकी मार्शल आर्ट का आधार है। आपको एक ठोस और मजबूत युआन आधार बनाना होगा। ये आपकी भविष्य की सफलता को बहुत प्रभावित करेगा। आदर्श ने उस अधेड़ विद्वान को ये सब कहते हुए सुना तो उसे हार्दिक कृतज्ञता का अनुभव हुआ। ये सभी बेहतरीन परिस्थितियां शायद वैभव दिव्य साम्राज्य में एक युवा योद्धा के लिए युआन के मूल क्षेत्र में प्रवेश करते समय मिलने वाला सर्वोच्च संभव उपचार था। उन्होंने वैभव दिव्य साम्राज्य के लिए ईमानदारी से कड़ी मेहनत की थी और वैभव दिव्य साम्राज्य ने भी वैसा ही किया। ये रिश्ता बहुत दुर्लभ था। ये भी आपके लिए है। जैसे ही मध्यम आयु वर्ग के विद्वान ने ये कहा, उसने आदर्श को एक लकड़ी का बक्सा सौंप दिया। लकड़ी का बक्सा बहुत पुराना था। जब आदर्श ने उसे दोनों हाथों से पकड़ा तो उसे लगा कि उसके हाथ डूब रहे हैं। लकड़ी आश्चर्यजनक रूप से धातु से कई गुना भारी थी। ये दिव्य आबनूस था। आदर्श ने इस लकड़ी को पहचान लिया। दिव्य आबनूस धातु से भी ज्यादा सख्त था। जमीन में 1 लाख साल तक दबे रहने पर भी ये सड़ता नहीं था। हालांकि आदर्श के हाथों में दिव्य आबनूस का बक्सा समय के निशानों से भरा हुआ था। ये उम्र के कारण धब्बेदार हो गया था। यह अज्ञात था कि इस लकड़ी के बक्से ने कितना समय देखा था। आदर्श ने लकड़ी का बक्सा खोला और उसके अंदर एक पीला रेशमी कपड़ा था। रेशमी कपड़े के ऊपर 9 जेड स्क्रॉल थे। सभी जेड स्क्रॉल एक पंक्ति में रखे हुए थे और एक टुकड़ा दूसरे से बड़ा था। आदर्श ने जब उनमें से एक को उठाकर अपने हाथ में रखा तो उसे जेड स्क्रॉल की गर्मी का एहसास हुआ। वो मानो मांस और खून से बना हो। वैभव दिव्य पवित्र तकनीक है। आदर्श की आंखें चमक उठीं। यही है, ये वैभव दिव्य पवित्र तकनीक का पूरा जेड स्क्रॉल सेट है। ये 9 जेड स्क्रॉल वैभव दिव्य पवित्र तकनीक के 9 स्तरों के अनुरूप हैं। आप जितना ऊपर जाएंगे जेड स्क्रॉल उतने ही कम होते जाएंगे। खासकर 9वें जेड स्क्रॉल की, इसकी तो सिर्फ एक ही प्रति है। वैभव दिव्य साम्राज्य के सम्राट, वैभव दिव्य नगर के नगरपाल और वैभव दिव्य पवित्र तकनीक में महान सिद्धियां प्राप्त करने वाले अन्य सभी लोगों द्वारा प्राचीन काल से ही 9वें जेड स्क्रॉल की प्रतिकृति बनाने के प्रयास किए जाते रहे हैं।
हालांकि सभी प्रयास विफल रहे हैं। केवल कुछ ही प्रतियां बची हैं जो मूल प्रति से बहुत भिन्न हैं। साधना तकनीकों की प्रतिकृति बनाना बेहद कठिन है। प्रतिकृति बनाने वाले को प्रतिकृति बनाने की क्षमता हासिल करने से पहले साधना तकनीक में पूरी तरह से निपुण होना जरूरी था, और वैभव दिव्य पवित्र तकनीक में पूरी तरह निपुणता हासिल करना तो और भी मुश्किल था। अब मैं 9Z स्क्रॉल आपको सौंप रहा हूँ। ये हमारे वैभव दिव्य साम्राज्य की नींव है। नागरिकों के बीच अफवाहें हैं कि वैभव दिव्य पवित्र तकनीक वैभव दिव्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट द्वारा बनाई गई थी, लेकिन वास्तव में ये सच नहीं है। ये पवित्र तकनीक संस्थापक सम्राट को एक प्राचीन खंडहर में मिली थी। आपके हाथों में जो 9Z स्क्रॉल हैं वे मूल प्रतियां हैं जिन्हें संस्थापक सम्राट ने खंडहर से निकाला था। अब से Z स्क्रॉल तुम्हारे पास ही रहेंगे। हालांकि अगर सचमुच संकट आया तो मैं उन्हें तुमसे छीन लूंगा। तुम्हें अभी भी उन्हें बचाने की क्षमता नहीं है। ये 9Z स्क्रॉल पानी और आग के लिए अभेद्य हैं। ये वैभव दिव्य साम्राज्य में करोड़ों वर्षों से बिना किसी समस्या के हस्तांतरित होते आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि ये मेरे हाथों से खो जाएं। अधेड़ उम्र के विद्वान ने आदर्श की ओर गंभीरता से देखते हुए कहा। ये कहते हुए उसने आदर्श के कंधे पर हाथ रखा। आदर्श को हाथ बहुत भारी लगा। ये 9Z स्क्रॉल दरअसल संस्थापक दिव्य सम्राट द्वारा छोड़े गए मूल Z स्क्रॉल थे। उनका मूल्य स्पष्ट था। ये अप्रत्याशित था कि नगर स्वामी उसे खेती के लिए मूल Z स्क्रॉल दे देंगे। ऋण की ये राशि हल्की नहीं कही जा सकती। वैभव दिव्य नगर के नगर स्वामी ने आदर्श से बहुत बड़ी उम्मीदें लगा रखी थीं। उन्हें ये भी उम्मीद थी कि अगर वैभव दिव्य साम्राज्य पर कोई विपत्ति आती है तो आदर्श दिव्य साम्राज्य का अवशेष बीज बन जाएगा। जब ये बीज अंकुरित होगा तो एक दिन ये एक विशाल वृक्ष बन सकता है।